अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आपने ईद भी बहुत अच्छे से मनाई होगी। एज यू ऑल नो वी वर डिस्कसिंग थीम 6 सूफ़ी एंड भक्ति ट्रेडिशन हम डिस्कस कर रहे थे और भक्तिज़म पर हमने 2-4 लेक्चर्स दिए हैं। एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा इस्लाम का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे हम, तो उसके बाद हमें सूफ़ीज़म का सूफ़ीज़म की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। नाउ बिफोर मूविंग टू टॉपिक, फिर से आई एम ग्लैड इफ़रीन हैड आस्क्ड सम या हाईलाइटेड सम अदर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो इफ़रीन ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सरगुना और निर्गुना का। तो उनका कहना है कि अगर सरगुना जो लोग थे वो अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो वो भक्तिज़म में कैसे बिलोंग करते थे? वो तो फिर बेस जो भक्तिज़म की थी वो किस पर बेस थी? वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, वो अथॉरिटी ऑफ वेदास के अगेंस्ट थे। तो किस तरह से सरगुनाज भक्तिज़म में बिलोंग करते हैं? तो इफ़रीन इसमें आपको क्या याद रखना है, तो भक्तिज़म का जनरली जो इसका नोशन है वो है डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड। तो डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड जो है वो हम देखते हैं सरगुनाज में भी था और निर्गुनाज में भी था, दोनों में था। अब जो मैंने कहा था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट उठी थी, दैट इज द बिलीफ ऑफ सम ऑफ द हिस्टोरियंस, या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन हम कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन था ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी या ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। लेकिन इसमें भी बहुत सारा हम देखते हैं डिविजन्स थे, इसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अब उस डाइवर्सिटी में हम देखते हैं सरगुनाज को हम देखते हैं उन्होंने एक आइडल फॉर्म ऑफ वर्शिप में बिलीव किया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपहेल्ड किया, वो हम देखते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उनमें कुछ चीजें थी जो सिमिलैरिटीज रखती थी किसके? भक्तिज़म के साथ। अब भक्तिज़म का मेन मैंने क्या कहा था? पर्सनल डिवोशन टू गॉड। पर्सनल डिवोशन में आपका कोई पर्टिकुलर गॉड होगा, चाहे वो आइडल की ही सूरत में हो, लेकिन आपका एक पर्सनल डिवोशन है उससे रिलेटेड। तो आप चाहे वो शूद्रास का भी कोई पर्सनल गॉड हो सकता है, ब्राह्मण्स का भी हो सकता है, हर एक अपने हिसाब से पर्सनली कनेक्ट कर सकता है अपने गॉड के साथ। तो यहां पर सरगुनाज में जो है वो उनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज डिफरेंसेस वो फिर भी बिलीव करते हैं पर्सनल डिवोशन। दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू भक्ति कैटेगरी। ठीक है, अब भक्ति कैटेगरी का मेन जो है ना, जनरली अगर मैं बात कहूं, जनरली दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जनरली दे वर अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर सरगुनाज में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो नहीं मान रहे इन चीज़ों को, उन्होंने उसको भी अपने साथ लिया, ब्राह्मणिज्म को भी थोड़ा अपने साथ इनकलकेट किया, लेकिन यहाँ से भक्तिज़म में भी थोड़ा बिलीफ रखा कि नहीं, हम पर्सनल डिवोशन टू गॉड रख सकते हैं, हम जो भी है अपने भगवान को खुश करके उसको कुछ भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सरगुनाज और निर्गुनाज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी उसी का एक पार्ट है, लेकिन डिफरेंसेस हमेशा हम देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किया है वो है कि what about alvars and nayanars? I mean how were they different from sargunas and nirgunas? अब ये जो है ना नयनार्स एंड अलवार्स जो है ये हम देखते हैं अर्ली फॉर्म में, अर्लीस्ट फेज में जब भक्तिज़म पहुंचता है ना, तो वहां पर हम देखते हैं ये तमिलनाडु साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है। तो वहां पर जो सबसे पहले हम देखते हैं जो नयनार्स हैं और अलवार्स हैं। नयनार्स उस वक्त तमिल में उनको कहा गया है जो वर्शिपर्स ऑफ विष्णु है, और अलवार्स कौन है? वर्शिपर्स ऑफ शिवा है। तो ये जो है ना फॉलोअर्स है उनके बेसिकली। तो ये यहाँ पर निर्गुना और वो इस सब कैटेगरी है, निर्गुना एंड सरगुना जो है ना, ये जो है हम देखते हैं सब कैटेगरीज है किनकी? उन्हीं। अलवार जो है ये आप कहो कि ये साउथ इंडिया का है, लेकिन जब ये नॉर्थ इंडिया में पहुंचा तो यहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स थे जिन्होंने भक्तिज़म को शेप दी। तो इनकी डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि ये पहले तो साउथ इंडियन जो है वहाँ पर अलवार्स और नयनार्स जो है वो वहाँ पर कहे जाते हैं, लेकिन जब ये साउथ इंडिया में पहुंचा तो उनकी सब कैटेगरीज में हम देखते हैं निर्गुनाज एंड सरगुनाज है। ठीक है, सब किस में फॉल करते हैं? सब भक्तिज़म में ही फॉल करते हैं। एक और चीज़ जो है जो इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तांत्रिज्म एंड भक्ति मूवमेंट?
तो तांत्रिज्म तो हमने पहले डिस्कस किया, बिलीविंग द सुपर नेचुरल थिंग्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो तांत्रिज्म में थी वो ये थी कि दे डिड नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो बिफोर भक्तिज्म देयर वाज तांत्रिज्म, ठीक है। तांत्रिज्म जो था ना, मैंने कहा था यही एक ऑफशूट था या कल्ट कह सकते हैं हिंदुइज्म का ही, तो वो वहाँ से निकला था। अब ये आप कह सकते हो, ये बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन यू कैन से दैट इट वाज द अर्ली फॉर्म ऑफ भक्तिज्म। अर्ली फॉर्म में हम इस वजह से कहते हैं बिकॉज बिलीफ्स which were shared by Bhaktism were already followed by Tantrism। अब तांत्रिज्म इससे पहले आया था, तो तांत्रिज्म में कहते हैं कि अर्ली फेज था, जिसको हम कहते हैं कि एक लोगों में एक डिसकंटेंट फैल रहा था इस चीज़ का, जो तांत्रिज्म में हम देखते हैं कि उन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं माना, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को नहीं माना। तो ये तांत्रिज्म पहले था। उसके बाद उसकी जो शेप असल में हम देखते हैं वो किस शेप में आया है, फिर ये तांत्रिज्म जो है फिर फाइनली भक्तिज्म के शेप में आ जाता है। तो तांत्रिज्म हम अर्ली फेज में देख सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसमें भक्तिज्म के हैं, लेकिन ये डिफरेंट था जो भक्तिज्म से पहले था, ठीक है। One more thing, what was the word which was used instead of word Hinduism before? Very interesting question। अब हिंदुइज्म तो आपने अंडरस्टैंड किया है कि हिंदुइज्म जो सबसे पहले अरब्स एंड पर्शियंस ने यूज़ किया, जियोग्राफिकली इसको यूज़ किया गया था उन लोगों के लिए जो रिवर इंडस के पार रहते थे, उनके लिए। अब इसके बजाय क्या यूज़ किया गया, बुक्स में क्या क्या यूज़ हुआ है इनसे रिलेटेड। यूजुअली हम जब देखते हैं ना, ज़्यादातर इनको एज ब्राह्मणिज्म हम कह सकते हैं, या वैष्णुइज्म लिखा हुआ होता है, इसी तरह से शैविज्म लिखा हुआ होता है, ठीक है। विष्णुइज्म, शैविज्म, इसी तरह से तांत्रिज्म है ना, भगवतिज्म भी है। इस तरह से बहुत सारे जो इज्म है ना, इनके नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हिंदुइज्म एज सच टर्म यूज नहीं हुई है स्क्रिप्चर्स में, ये लेटर कनोटेशन बनाई गई है, लेटर यूज किया गया है। पहले तो जियोग्राफिकल टर्म थी, लेटर ऑन इसको फिर रिलीजियस कनोटेशन में, रिलीजियस टर्म में यूज किया गया। तो ये जो है ब्राह्मणिज्म याद रखना आपको, विष्णुइज्म है, शैविज्म है, भगवतिज्म है, ये सब जो है ना इन नामों से इसको जाना जाता था। एक और चीज, व्हाट was there any difference between Hinduism and Brahmanism? अब हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म जो है ना, ये एक ही टर्म है। अब आज हम यूज कर रहे हैं ज्यादा हिंदुइज्म। अब ये जो डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट कल्ट्स एंड डिफरेंट जो वहां पर रिलीजन थे एंशिएंट में, तो उन सब को हम एक ही टर्म में लाते हैं, हिंदुइज्म की टर्म में लाते हैं। अब ब्राह्मणिज्म जो है ना, ये अगर हम डिवाइड करते हैं, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलते हैं, तो एंशिएंट में यही रिलीजन थे, दोज हु वर द फॉलोअर्स ऑफ who were accepting the authority of Brahmins or who were taking care of Varna ashram, उनको हम ब्राह्मणिस्टिक कह सकते हैं या ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर्स कह सकते हैं। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर किसी एक गॉड, विष्णु के मानने वाले, उनको विष्णुइज्म के फोल्ड में ला सकते हैं। कोई शिवा, इसी तरह से कोई शक्ति का माने, उसको शक्तिज्म में ला सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट गॉड्स हैं ना। अब हिंदुइज्म और ये जो दूसरा आपने कहा है ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंस है? हिंदुइज्म एक लेटर टर्म है जो सबको एक ही फोल्ड में रखती है। अब ब्राह्मणिज्म एक पर्टिकुलर टर्म है जो वहां पर यूज की गई। वो लोग जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था, ठीक है। अब हिंदुइज्म लेटर टर्म है, इसको लेटर हमने यूज किया। जनरली जो भी वहां पर रिलीजन्स थे, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो जो वहां पर विष्णु का मानने वाला, शिवा का, या लेटर हनुमान, राम, सब के माने, उन सबको फिर हमने हिंदुइज्म के फोल्ड में लाया। आज भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है हिंदू। एक तो हम कहते हैं ना सनातन धर्म, और दूसरे जो इनमें हैं कुछ आइडल वर्शिप में आज भी मानने वाले हैं, कुछ आज भी उसको डिस्कार्ड करते हैं। कुछ में हम देखते हैं वन टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस दे आर फॉलोइंग, कुछ दूसरे लोग हैं जो वो प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब आज भी डिफरेंसेस हैं, तो आज भी डिफरेंट कल्ट्स हैं, लेकिन आज हम इनको एक मोर ब्रॉडर टर्म से असाइन करते हैं, दैट इज हिंदुइज्म। एंशिएंट में वो ऐसी टर्म यूज नहीं होती थी। एंशिएंट में यूजुअली पर्टिकुलर कल्ट के नाम से उनको जाना जाता था, ठीक है। आई होप कि आपको ये आंसर्स जो है सफिशिएंट लगे होंगे। इवन इफ यू नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम टू दैट। और या अपने हिसाब से दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ कहना चाहते हो या ऐड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऐड। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यू स्ट्रैंड्स इन द
फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इस्लामिक ट्रेडिशन में हम आज देखेंगे कि जो इस्लाम की प्रोसेस है, चर्नमेंट जो है, इस्लाम किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं अपनी बेस फैलाता है, और कौन से रीजंस यहाँ पर होते हैं इस्लाम को यहाँ पर फैलने में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने लिखा है फेथ्स ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। अब फेथ्स ऑफ द रूलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम देखते हैं एक रूलर जब आपका किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको फॉलो करने में उसका रिलीजन भी कभी कभी फॉलो करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो एंशंट में हमने देखा है कोई अगर रूलर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सेप्ट करता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और उसी रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वो रूलर जो है उनको बहुत ज़्यादा फिर गिफ्ट्स वगैरह जो है या उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखता है, उनके लिए जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो बना देता था। इस तरह से हम देखते हैं दूसरी चीज़ें इस्लाम में भी। तो यहाँ पर इस्लाम का हम देखते हैं हिंदुस्तान में किस तरह से आना हुआ। पहले तो हम देखते हैं प्रॉफिट की बर्थ 571 में हम देखते हैं। उसके बाद ट्रेड तो होता था, इससे पहले भी अरब्स जो है वो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ। तो इंडिया वाज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। तो यहाँ पर अरब्स जो थे वो यहाँ पर ट्रेड करते थे। तो इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट है जिसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, वहाँ जो केरला में है वहाँ से वो करते थे, पहले ट्रेड करते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी इस्लाम की या जो मुस्लिम रूलर्स थे वो हम देखते हैं उसमें एक प्रोसेस लगी है। उसमें बहुत सारे आए हैं जिनने कुछ रेड्स भी किए हैं, जिनने इंडिया में आके यहाँ पर लूट एंड प्लंडर भी किया है। वो एक प्रोसेस थी जो कल्मिनेट होती है फाइनली कब, जब यहाँ पर हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रेस आउट करते हैं। मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया था ऑफलाइन में, जो है जब से हमने ट्रेस किया था मोहम्मद बिन कासिम से मुगल्स तक, हमने देखा था किस तरह से प्रोसेस हुई है, जो यहाँ पर इस्लाम जो है किस तरह से इंडिया में उसने बेस अपनी रखी है। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 711 में हम देखते हैं अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वर्ड सिंध विच बिकेम पार्ट ऑफ कैलिफ्स डोमेन। तो अरब में उस वक्त जो हुकूमत थी प्रॉफिट की रीन के बाद हम देखते हैं, उसके बाद 4 कैलिफ्स आते हैं, उसके बाद एक डायनेस्टी आती है, उसको हम कहते हैं उमय्यद डायनेस्टी। तो उमय्यद रूल में हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक जनरल होते हैं, वो एक कैंपेन लीड करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, ठीक है, और पहुंचते हैं वो है कहाँ, वो सिंध में पहुंचते हैं और सिंध और मुल्तान को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और 711 में वो करते हैं सिंध और मुल्तान को कैप्चर। उनका प्लान कश्मीर को भी कॉन्कर करने का था, लेकिन बिकॉज ऑफ द हार्श कंडीशंस और बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर ही कुड नॉट कॉन्कर कश्मीर एट दैट टाइम। तो ये भी हम देख सकते हैं कि कश्मीर रूदमुत वायरस थोड़ा हमेशा से हम इस हिसाब से अनलकी ही रहे हैं। अगर उसी टाइम हम उसके साथ में तो हम पहले ही अरब के साथ मिल गए होते तो ये हमारे लिए कुछ डिफरेंट स्टोरी बन जाती है एंशंट में। तो ये नहीं होना था। 711 में हम देखते हैं कैलिफ्स के डोमेन। तो हम उमय्यद डायनेस्टी का देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक लीड की है कैंपेन जो मोहम्मद बिन कासिम ने की, लेकिन उनका यहाँ पर ऐसे हम देखते हैं कि डीप इंडिया में दिल्ली या दूसरे रीजन जो है वहाँ पर नहीं गए हैं और वो जल्द ही वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो अटेम्प्ट होता है, 2 होते हैं वो जो हमने डिस्कस किए हैं, आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट मोहम्मद गजनी एंड सेकंड मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गजनी जो है उनसे कहा जाता है कि उनने ही लेड 17 एक्सपेडिशंस अगेंस्ट इंडिया, और उन 17 एक्सपेडिशन में उन्होंने इंडिया में डिफरेंट जगहों पर रेड्स किए हैं और लूट एंड प्लंडर जो कहा जाता है उनने किए हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ है ली है, और वो अपनी जो उनकी डायनेस्टी थी, अपना जो एम्पायर उनने गजनी में बनाया था, तो वहाँ पर अपनी आर्मी और दूसरी चीज़ों पर वो सर्व कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद उनका भी कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं हुआ यहाँ पर कि वो भी यहाँ पर एक एम्पायर एस्टैब्लिश करते इंडिया में, तो उनका भी कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। लेटर पीरियड में उसके बाद हम देखते हैं एक और आते हैं मोहम्मद गोरी। तो उनका जो गोर डायनेस्टी अफगानिस्तान में उनने बनाई थी, उनका एक, वो भी मुस्लिम थे, उनका प्लान होता है कि इंडिया को फिर कॉन्कर करें। तो वो इंडिया में आते हैं अपने एक ट्रस्टेड स्लेव के साथ जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। वो दोनों लड़ते हैं और 2 बैटल्स होती है यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट बैटल जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है ना कब हुई है, 1191, और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होती है 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में क्या होता है, पृथ्वीराज जो है वो हरा देते हैं किसको, मोहम्मद गोरी को, और
उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी जो है थोड़ी और प्रिपरेशन करता है, और प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और ही गेन द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, या हम देखते हैं वो हार्ट ऑफ द इंडिया में पहुंच जाता है और अपना जो है एस्टैब्लिश कर देता है। अब वो कुछ टाइम के लिए वापस जाना चाहते थे कहाँ, अपनी गौर डायनेस्टी में, लेकिन बीच में उनकी जो है डेथ हो जाती है या उनको मारा जाता है। तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी एक टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर मैंने लेटर टर्क्स एंड अफगान्स एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर जो है उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। वो स्लेव थे किनके, मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है तो जो लिंक था बिटवीन गौर डायनेस्टी एंड इंडिया वो खत्म हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दैट्स वाई it's also known as slave dynasty because Qutbuddin himself was a slave of Muhammad Ghori। तो यहाँ पर हम देखते हैं अफगान्स की भी बात आ गई है। तो यहाँ पर हमने लगभग 5 डायनेस्टीज को देखा था। 5 डायनेस्टीज, पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव के बाद खिलजीज आते हैं, खिलजीज के बाद तुगलक्स आते हैं, तुगलक्स के बाद हम देखते हैं सैयद के बाद लोदीज। अब ये जो सैयद एंड लोदीज हैं हम देखते हैं अफगान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी जो है डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो 5 डायनेस्टीज हैं लगभग इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना ये ज़रूरी है। 1206 से रीन स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का, ये रहता है 1526 तक। तो 1206 से 1526 तक क्या है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड। अब उसके बाद हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में इस्लाम वाज एक्नॉलेज्ड एज अ रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज। अब यहाँ पर हम देखते हैं इससे पहले तो अगर सब्जेक्ट्स आते भी थे, लोग आते थे, मुस्लिम्स आते थे, ट्रेड कर रहे थे या दूसरी चीज़ें, लेकिन अथॉरिटी किन के पास थी उस वक्त, अथॉरिटी हिंदूज के पास थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर हिंदूज थे। तो वो लेकिन डिवाइडेड थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुस्लिम्स आने के बाद अब अथॉरिटी किन के पास, अब रूलर बन रहे हैं, मुस्लिम्स जो है अब रूलर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे लोग चाह रहे हैं अब हिंदुस्तान में आना, वो अब आसानी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी, बिकॉज रूलर जो वहाँ पर है वो हमारी अपनी फेथ का है। तो यहाँ पर मुसलमानों का आना स्टार्ट ज़्यादा होता है। अब ये जो टाइम पीरियड है 1526 हम देखते हैं यहाँ तक कौन होते हैं, लोदीज होते हैं। अब इस लास्ट जो हमारा लोदी रूलर होता है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी, और फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने लिखा है लेटर मुगल्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया। तो मुगल्स जो है, मुगल्स के पहले रूलर कौन है, मुगल्स के पहले रूलर बाबर हैं। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, उनके बीच में जो बैटल होती है दैट बैटल इज नोन एज इन हिस्ट्री बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो 1526 में हम देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है, जिसमें फाइनली हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो है उसका खात्मा हो जाता है और यहाँ पर एक दूसरी डायनेस्टी, एक दूसरी एम्पायर एस्टैब्लिश होती है नोन एज मुगल एम्पायर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराए, बाबर हरा देता है, उसके बाद मार भी देता है उसको उस बैटल में। तो यहाँ पर मुगल डायनेस्टी आ जाए। तो ये हम देखते हैं एक टाइम पीरियड है, जनरली हम अगर हम देखें 12th सेंचुरी से ही अगर हम देखें, और मुस्लिम लगभग 700-800 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, जो यहाँ पर कल्चर है, जो यहाँ पर ट्रेडिशन है, और मुसलमानों ने अपने साथ जो एक रिलीजन लाया है, अपने साथ जो ट्रेडिशंस लाए हैं, उनके बीच में जो एमलगमेशन हो रही है, आपस में जो उनका एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो रहा है, तो उससे बहुत सारा हम देख रहे हैं आउटकम भी निकल रहा है। उससे बहुत सारे एक नए ट्रेडिशन जन्म लेते हैं, नया एक तरीका जन्म ले रहा है। तो वो हम यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुसलमानों में क्या है, थ्योरेटिकली यहाँ पर क्या है, मुस्लिम रूलर्स were to be guided by ulama। तो उलमा आपको पता होना चाहिए, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, जिन रिलीजियस लीडर्स ने, जो रिलीजियस गुरुज होते हैं हम कह सकते हैं, जो हमारे प्रीचर्स हो सकते हैं। तो ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं who were expected to ensure
दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया। तो थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि जो यहाँ पर हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो ये चीज़ इंश्योर करेंगे जो भी रूलर है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू शरिया, शरिया कहते हैं इस्लाम की जो टीचिंग्स है, रूलिंग्स हैं, उनके हिसाब से क्या करें, रूल करें। लेकिन ये तो बस थ्योरी में था। जब हम इन रियलिटी देखते हैं, जो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल्स का हम रीन देखते हैं, वहाँ पर जो है दैट वाज नॉट एन इस्लामिक एम्पायर इन रियल सेंस हम कह सकते हैं। रियल सेंस में वो इस्लामिक एम्पायर हम नहीं कह सकते, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो लैग कर रहे थे। तो इस वजह से जो वहाँ पर उलमा थे उनकी नहीं चलती। थ्योरेटिकली तो ये था कि वो कहें कि जिस तरह से हम कहेंगे कि इस तरह से इस्लाम की रूलिंग है, इस तरह से चलो, या इस्लाम में जो है कि ये किंगशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में जो है इस तरह से लैंड लॉर्डिज्म का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तो पहले ही करते थे इस चीज़ को नेगेट, लेकिन वो नहीं कर सकते थे बिकॉज ये जो थे अथॉरिटेरियन स्टेट बन गई थी। तो इसमें हम देखते हैं जब मुस्लिम्स यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या हम कह सकते हैं वास्ट स्ट्रेच ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ नॉन मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स जो थे वो बहुत कम थे, मिनिस्क्यूल अमाउंट या मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन थी मुसलमानों की यहाँ पर। तो जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स थे, तो इस्लाम ने अपने साथ एक कॉन्सेप्ट या इस्लाम का एक अपना तरीका है जिसको हम इस्लाम ने जो है इस्लाम का जो तरीका है या इस्लाम में जो रूलिंग्स हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट है जिसको हम ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो मैंने कैटेगरी ऑफ ज़िम्मी लिखा है, ज़िम्मी बेसिकली एक अरबिक वर्ड है, उससे निकला है ज़िम्मा। तो ज़िम्मा का मतलब है ये प्रोटेक्टेड है या प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो ज़िम्मी उसको कहते हैं, जैसे प्रॉफिट के रीन में हम देखते हैं, अगर प्रॉफिट ने अरब से बाहर, अब देखते हैं अरब से मदीना मक्का से बाहर वो जा रहे हैं, उसके बाहर हम देखते हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को एज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और द सोल लीडर वहाँ पर, तो उनको एक्सेप्ट किया जाता था एज ज़िम्मीज़, लेकिन उनको एक टैक्स देना पड़ता था, उसको जजिया कहा जाता था। और उस जजिया के बदले हम देखते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती थी मुसलमानों की तरफ से, और एंड दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइट। तो उनके बदले मुसलमान लड़ते थे और उनको बस क्या एक टैक्स देना पड़ता था, दैट टैक्स इज नोन एज जजिया टैक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटेक्टेड, डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अब रिवील्ड स्क्रिप्चर्स कौन से, उनके लिए जैसे जिव्स हैं जिनको हम अहले किताब भी कहते हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो मैंने जजिया का टैक्स कहा था, इनको देना पड़ता था ताकि इनके बदले वो लड़ सके। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो ये नहीं थे अहले किताब थे नहीं थे कि जो ये टैक्स दे सकें। यहाँ पर कौन थे, हिंदूज थे। और तो यहाँ पर जो है ये जो है इन इंडिया हिंदूज वेर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी एज वेल। इंडिया में इनको भी जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स थे इनको इस कैटेगरी में लाया गया था ताकि ये भी ये टैक्स दें। अब ये टैक्स जो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, जो ये जजिया का टैक्स है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हम कह सकते हैं इंडियन हिस्टोरियंस जो इसको डेरोगेटरी समझते हैं या हार्श समझते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं अकबर के टाइम पर अकबर ने इसको एबॉलिश किया था, औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था। तो ये थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री हम देखते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक टैक्स रहा है। तो इस्लाम के ये तो हमने देखा कि अब हिंदूज जो थे यहाँ पर वो एक प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स थे जिनको एक टैक्स देना पड़ता था। अब डिफरेंट रिजीम्स में वैरी हुआ है, कुछ जैसे दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं उनमें से कुछ रूलर्स है जिनने इसको इम्पोज किया और सिवियरली इम्पोज किया। कुछ हम देखते हैं ऐसे थे जो लीनियंट थे इसमें, जिनने उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस रखी है, बहुत ज़्यादा लीनियंसी रखी है कि कुछ लोगों ने अबॉलिश भी कर दिया है। तो ये क्या था, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, ठीक है, सब्जेक्ट्स या रूलर के बीच में हम देखते हैं अब रिलेशनशिप कैसी बन रही है, क्योंकि अब जो है ना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। अब रूलर कौन आ रहे हैं, मुस्लिम्स आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स कौन है, मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज। अब पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम क्या है, अब इस्लाम में पॉपुलर प्रैक्टिस है दोज हु फॉलोड इस्लाम बिलीव्स इन 5 पिलर्स ऑफ फेथ, या 5 पिलर्स जो हमारे हैं इस्लाम के बेसिक रुकन जो हम कहते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास जो है सदका है, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है और हज है। तो ये सब ये जो 5 चीज़ें हैं ये बेसिक हम देखते हैं पिलर्स हैं। लेकिन
फर्दर अगर हम देखें फिर हम सेक्टेरियन एफिलिएशंस में जाते हैं, शिया सुन्नी में, तो वहाँ पर फिर थोड़ी डिविजन्स हो जाती हैं इस्लाम में, लेकिन जनरली हम देखते हैं इन चीज़ों पर हम बेसिक जो ये चीज़ें हैं इन पर हम सबका ईमान है। तो डाइवर्सिटीज़ ऑफ बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन एफिलिएशन, जैसे यहाँ हिंदुज़म में भी थी तो एफिलिएशन सेक्टेरियन एफिलिएशन थी, तो यहाँ मुस्लिम्स में भी है ये चीज़ें। तो ये हम असल में ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को यहाँ पर आना, किस तरह से माहौल चेंज हो रहा है। हमारा जो मेन टॉपिक इसमें है वो है सूफीज़म। वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है बल्कि हम उस तक पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह दैट विल प्रोबेबली बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बेस बन रही है इस सूफीज़म की मूवमेंट के लिए। तो ये जो हम देख रहे हैं मुसलमानों का यहाँ पर आना, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अरब्स जो आए थे ना, अरब्स मैंने अभी कहा था, ये आपको याद रहना चाहिए, अरब जो है ना ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स आए थे कहाँ, मालाबार कोस्ट जो है ये कहाँ है, केरला में, मालाबार कोस्ट केरला में, तो ये आए थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जब ये ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के साथ साथ हम देख रहे हैं ये उनकी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या थी, मलयालम लैंग्वेज जो है ना ये यहाँ पर ये सीख रहे हैं। और ये जो लोकल लैंग्वेज का सीखना होता है ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। जैसे अगर आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज है और आप बात करने के लिए मॉडरेटर रख रहे हो तो उतना एक्सचेंज ऑफ आइडिया नहीं होता है, तो आप उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज को समझते हो और उसी लैंग्वेज में उनसे बात करते हो तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो उनके साथ। तो इस वजह से जो अरब्स थे हम देख रहे हैं साउदर्न इंडिया में, हम देखते हैं वो उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके रिलीजन को जान रहे हैं, उनके ट्रेडिशन को जान रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ पर कुछ लोकल कस्टम्स भी अपनाए हैं। लोकल कस्टम्स जो वहाँ पर यहाँ पर थे उनमें आपको लोकल कस्टम्स में याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट कस्टम था वहाँ पर जिसको हम मैट्रिलोकल या मैट्रिलिनी कहते हैं। लोकल कस्टम्स उसमें उन्होंने अपनाया है मैट्रिलिनी और मैट्रिलोकल। अब मैट्रिलिनी और मैट्रिलोकल जो है ना ये क्या है, ये मैट्रिलिनी ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे शादी के बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो हम यहाँ पर जनरली जो है वो लड़के के घर जाती है, ठीक है, उसको हम पैट्रिलोकल कह सकते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी थे जहाँ पर जो है लड़का ही कहाँ आता था, लड़की के घर रहता था और वहीं पर वो रहते थे, ठीक है, इसको मैट्रिलोकल कहिए, उनका अपना ट्रेडिशन था। तो ये यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें अपनी लैंग्वेज में अपने डिस्कशंस एंड डिबेट्स हो रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं चेंजेस आ रही हैं, जैसे भक्तिज़म के लिए बेस बन रहा है ऐसे सूफीज़म के लिए भी बेस बन रहा है। तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपकी बुक पर ये जो है ना इनका जो वहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, पेज नंबर है आपकी बुक पर 151। तो वहाँ पर नीचे जो एक बिल्डिंग बनी हुई है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ना ये एक मॉस्क बनाई हुई है। लेकिन इस मॉस्क में एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर इस तरह से है कि जैसे मॉस्क में होता है एक मेंबर होता है, मिहराब होता है, मिनारेट होते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर आप नहीं देख रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें एमलगमेशन हम कह सकते हैं, जैसे उनका सा थोड़ा हिंदूज़ का भी जो वो टेम्पल बनाते हैं उसका थोड़ा सा नक्शा खींचा गया है और यहाँ से मॉस्क का भी कुछ अंदर से उसका भी ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टेम्पल एंड मस्जिद जो है उसका आर्किटेक्चर को मिक्स करके एक बनाया गया है, ये मिक्सचर बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एमलगमेशन हो रहा है किन चीज़ों का, आर्किटेक्चर में, लोकल कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, लैंग्वेज में, ये सब चीज़ें आपस में सीख रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें सीखनी है वो ये है कि जैसे हम नाम देते हैं, जैसे नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, तो नेम्स फॉर कम्युनिटीज में यूजुअली हम हिंदू एंड मुस्लिम्स यूज करते हैं ना, हिंदूज या मुस्लिम्स।
तो अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हिंदूज़ की तरफ हिंदूज़ कह रहा हूँ और मुस्लिम्स की तरफ मुस्लिम्स, तो मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन क्या यही टर्म्स वो बुक्स में भी, जो उस वक्त की बुक्स लिखी गई है उनमें भी ऐसे ही मुस्लिम्स को एज मुस्लिम्स कहा जाता था और हिंदूज़ को एज हिंदूज़ कहा जाता था? क्या ये पर्टिकुलर टर्म इसी तरह से, ये टर्म्स इसी तरह से यूज़ हो रही थी? तो इसके लिए हमने जब देखा हिस्टोरियन जो है 8th to 14th सेंचुरी, तो इसमें हिस्टोरियन जो है ना 8th to 14th सेंचुरी, इसमें जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर्स या इनस्क्रिप्शंस हैं, इनस्क्रिप्शंस या स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास यहाँ पर हैं, उनमें हम देखते हैं एज सच यहाँ पर हमें ऐसी मुसलमान या मुस्लिम टर्म नहीं मिली है। इन स्क्रिप्चर्स में, इनस्क्रिप्शंस में जब भी मुसलमानों के रिलेटेड लिखा गया है, दे आर नॉट बीन रिटन एज अ कम्युनिटी लाइक मुस्लिम और मुसलमान। तो इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पर कुछ और टर्म्स लिखी गई हैं। जैसे अगर कोई किसी पर्टिकुलर रीजन से आया है, उसको उसी नाम से जाना जाता था। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये हम कह सकते हैं कोई यहाँ पर एक क्लास था जिसको हम कहते हैं तुरुक्षा। तुरुक्षा जो है ना, ये उनको कहा जाता था इन स्क्रिप्चर्स में या इंस्क्रिप्शंस में, तुरुक्षा उनको कहा जाता था जो टर्किश थे, ठीक है, जो टर्किश थे उनको तुरुक्षा कहा जाता था। इसी तरह से यहाँ पर एक और हम क्लास देखते हैं जिनको ताजिका, ताजिका एक और, ये भी नोबल्स थे। लेटर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट नोबल्स होते हैं ताजिकास, ठीक है। अब ताजिकास को भी यहाँ पर हम देखते हैं, इनके रिलेटेड भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। ये कम्युनिटी थी, ये ऐसे लोग थे। तो ये जो थे ना, ये कहाँ से थे? ताजिकिस्तान से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा है पराशिका। पराशिका जो है पर्शिया, पर्शिया से। तो ये मैंने 3 नाम लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि ये जो हिस्टोरियन है ये कह रहे हैं कि जनरली एक मुसलमानों के लिए कोई टर्म यूज नहीं की गई थी कि ये सब मुसलमान एक कैटेगरी में लाए गए, बल्कि इनके लिए क्या है, डिफरेंट टर्म्स यूज हुए हैं। जैसे कोई तुरुक्षा, उनको कहा जाए तो टर्किश ओरिजिन से थे। इसी तरह ताजिका, जो ताजिका ओरिजिन ताजिकिस्तान से आए थे। इसी तरह से पर्शिया, परक्षा जो पर्शिया से आए थे। तो इस तरह से इनको बुलाया जाता है। जनरल एक टर्म भी हम देखते हैं, और एक इन सब के साथ जो सबको मिलाया जाता है जो मलीचा। तो मलीचा जो है ना, ये यूज हुई है स्क्रिप्चर्स में जनरली सब के लिए, जो बाहर से, चाहे इवन मुस्लिम्स हो या बाहर से कोई ज़ोरास्ट्रियन हम कह सकते हैं, क्रिश्चियन हो, उनके लिए मलीचा की टर्म हुए। लिटरली नेगेटिव सेंस में इम्प्योर, इम्प्योर भी कहा जाता है इसको, मलीचा। या जनरली मलीचा उसको कहते हैं जो नहीं मानते, नॉट ऑब्जर्विंग, दोज हु नॉट, हु डिड नॉट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्विंग कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो बाहर से आए हैं ना, तो इसको कहाँ से, जैसे मुस्लिम्स आए हैं ताजिका, वो तो यहाँ पर हिंदुस्तान के नहीं थे, अब वो बाहर से आए हैं, तो उनको कहाँ से, कौन सा स्टेटस देंगे, कहाँ रखेंगे? तो जनरली उनको मलीचा की टर्म दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सारी चीज़ें, इस्लाम का यहाँ पर आना, और इस्लाम के आने के बाद यहाँ पर जो इस्लाम के अपने बिलीफ्स हैं, वो ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट इन पर यहाँ पर इम्पोज हो रहा है। यहाँ पर न्यू ट्रेडिशंस आ रहे हैं इस्लाम में। मोनोथीज़म का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही गॉड है और उसकी भी कोई शक्ल नहीं है, वो भी यहाँ पर सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हिंदुस्तान में अब आ गई हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हम देखते हैं एक नया ट्रेडिशन, हम देखते हैं मुसलमानों में निकलता है, जिसको हम कहते हैं सूफीज़म। अब सूफीज़म तो हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। अब सूफीज़म में क्या है, हम तो सब मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले हैं, और इस्लाम में जो बेसिक पिलर्स हमने अभी डिस्कस किए उसको फॉलो करना है, और टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीस उसको फॉलो करना है, तो वो सब मुसलमान हैं। लेकिन विद इन इस्लाम ये सूफीज़म क्यों निकला, उसके पीछे क्या रीज़न है? एक रीज़न मैं अभी बता देता हूँ,
ताकि जब हम आगे पढ़ें तो हमें आसानी हो। जैसे हम देखते हैं मटीरियलिस्टिक जो हमारे रूलर्स होते हैं, अगर वो मटीरियलिज्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा उसकी तरफ जाते हैं, दुनिया की ऐश व इशरत की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसको देखते हैं कि लोग जो है खुद को कैलिब भी कहते हैं और खुद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अल्लाह से दूर हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत क्लोज कनेक्शन रखा अल्लाह के साथ, जिसको हम तसव्वुफ भी कहते हैं, और जिसको डीप कनेक्शन विद गॉड जो है सूफीज़म का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये स्टार्ट होगा। अगर आप अल्लाह से दूर जा रहे हो, इतना ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो हम अल्लाह के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन रखेंगे। जैसे भक्तिज़म में था डीप एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्पिरिट या डीप कनेक्शन विद योर ओन गॉड, इसी तरह से मुसलमानों में भी डीप कनेक्शन विद अल्लाह। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन, क्वेरी, कोई फर्दर आप इसमें ऐड करना चाहो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ तक हम इसको यही रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सूफीज़म को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।